काय दर्द से तड़प रहा था। वह फर्श पर लौट रहा था और तड़पते हुए अपने डेस्क के किनारे से टकरा गया, जिससे कागजों का पूरा ढेर नीचे गिर पड़ा। गैरी अपने दोस्त को देखकर चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि काय की पीड़ा कम करने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने वही किया जो वह कर सकता था, फर्श पर बिखरे कागज उठाने लगा। माफ करना काय, काश मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना पाता, लेकिन सच कहूं तो इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी एक बात का वादा करता हूं, जब यह खत्म होगा तुम पहले से कहीं बेहतर बनकर निकलोगे। गैरी ने उसे उत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे काय की तरफ से सिर्फ एक खतरनाक घूरती हुई नजर मिली। संयोग से जब तक गैरी ने सारे कागज उठा लिए, तब तक सुनहरे बालों वाले उस किशोर की चीखें भी खत्म हो चुकी थी। काय का हाथ मेज के किनारे पर जोर से पड़ा और उसी सहारे वह खुद को उठाने लगा। तू कमीना, काय दांत भींचते हुए बोला, मुश्किल से खड़ा होते हुए। इस बार तूने मेरे साथ क्या किया है और इतना कैजुअल बनकर क्यों खड़ा है? हाउलर्स के बीच काय आमतौर पर सबसे शांत और संयमित सदस्य था, लेकिन गैरी की हरकतों ने उसे उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। याद है, मिडवॉक से लड़ने से पहले मैं अचानक मजबूत हो गया था, गैरी बोला। काय को समझ नहीं आया कि वह अभी यह बात क्यों उठा रहा है। मैंने वही किया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर ताकत जमा हो गई थी, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी शक्ति एक ऐसे बिंदु तक पहुंच चुकी थी जहां तुम और मजबूत हो सकते थे। गैरी थोड़ा रुका। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है कि अल्फा होने की वजह से मेरे पास एक तरह की क्षमता है, जैसे मैं हाउल करके तुम्हें मजबूत महसूस करा सकता हूं। मुझे महसूस हो गया था कि तुम्हारा शरीर अगले स्टेज में इवॉल्व होने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने बस उसे होने दिया। गैरी ने कभी भी वेयरवुल्फ सिस्टम के बारे में काय को विस्तार से नहीं बताया था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह खुद भी उसे पूरी तरह नहीं समझता था। आखिर ये दुनिया पहले ही ऑल्टर्ड, वेयरवुल्व्स और शायद वैम्पायर्स जैसी चीजों से भरी हुई थी, और उसके ऊपर ये सिस्टम, ये तो और भी ज्यादा रहस्यमय था। कभी कभी गैरी को लगता था कि ये शायद सिर्फ उसी के पास है, हालांकि उसे इस बारे में किसी दिन मिडवॉक से जरूर पूछना होगा। अब जब दर्द वाला हिस्सा खत्म हो गया है, गैरी बोला, क्या तुम्हें अपने अंदर कोई बदलाव महसूस हो रहा है? इतना कहते हुए उसने अपने सिस्टम से काय की नई स्थिति देखने की कोशिश की। सिस्टम इंफॉर्मेशन सुपीरियर ग्रे वेयरवुल्फ शेपशिफ्टर गैरी मन ही मन सोचने लगा। जब काय को वेयरवुल्फ बनाया गया था, तब उसे ग्रे वेयरवुल्फ शेपशिफ्टर की यूनिक क्लास मिली थी। अब यह सुपीरियर ग्रे शेपशिफ्टर बन गई है। गैरी अभी भी नहीं समझ पाया था कि काय को इतनी खास क्लास क्यों मिली थी। क्या यह उसकी शारीरिक बनावट की वजह से था, या फिर अल्फा बाइट का असर? उससे अलग काय के पास कोई एवोल्यूशन पैथ्स नहीं थे, लेकिन शायद यूनिक क्लास होने की वजह से उसका रास्ता पहले से तय था। गैरी को एक बार फिर अफसोस हुआ कि उसके सिस्टम के साथ इंस्ट्रक्शंस नहीं आई थी, क्योंकि हर बार जब वह कुछ नया सीखता तो उससे भी ज्यादा नए सवाल खड़े हो जाते। कभी कभी उसे उम्मीद होती थी कि स्किल शॉप में कोई ऐसी स्किल मिल जाए जो उसके सवालों का जवाब दे सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्किल नहीं मिली थी। इस समय गैरी के पास सिर्फ नई क्लास का नाम था, सुपीरियर ग्रे शेपशिफ्टर। शायद अब काय सिर्फ भेड़िए में ही नहीं, बल्कि किसी और रूप में भी बदल सकता था, या फिर उसकी वो फॉर्म और भी मजबूत हो गई थी। एक और संभावना थी, ग्रे वेयरवुल्फ की खास ट्रेट और मजबूत हो गई हो। एक बार सिस्टम ने गैरी को बताया था कि ग्रे वेयरवुल्व्स दूसरे वेयरवुल्व्स की मौजूदगी में और मजबूत हो जाते हैं, चाहे वे उसी पैक के क्यों न हो। गैरी ने सोचा, हमने कभी इसे सही तरीके से टेस्ट ही नहीं किया। इस बार हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि एक वेयरवुल्फ की मौजूदगी से ताकत कितनी बढ़ती है। अगर कभी हमें किसी दूसरे अल्फा और उसके पैक से भिड़ना पड़ा, तो काय इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, काय बोला, जिससे गैरी के विचार टूट गए। बीटा वेयरवुल्फ ने अपना हाथ कसकर मुट्ठी में भींच लिया। तुम सही थे, मैं अपने अंदर ताकत का उफान महसूस कर सकता हूं, और यह पहले से भी ज्यादा मजबूत है। लगभग वैसा ही जैसा उस समय महसूस हुआ था जब मैं पहली बार इंसान से वेयरवुल्फ बना था। वेयरवुल्फ की ताकत हमेशा काय को हैरान करती थी, लेकिन गैरी जब उसे देख रहा था तो उसकी नजर उसके जबड़े पर पड़े पुराने निशान पर चली गई। वह एक याद दिलाने वाला निशान था कि एक छोटी सी कमजोरी भी उन सब के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अचानक काय ने अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों की तरफ देखा। लगता है बाकी लोग आ गए।
गैरी इस बात से थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसे अभी तक उनकी खुशबू महसूस नहीं हुई थी। कुछ सेकंड बाद उनकी गंध आखिरकार उसकी नाक तक पहुंची। गैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसने तो मुझसे पहले ही उन्हें महसूस कर लिया। इस इवोल्यूशन के बाद इसकी सेंसेस मुझसे भी तेज हो गई हैं। मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए या थोड़ा जलना चाहिए। सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सबसे आगे जो व्यक्ति था वह थी ओलिविया। वह हमेशा की तरह अपनी काले और सुनहरे रंग की टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म में थी। उसकी जैकेट ऊपर तक जिप की हुई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, जिससे उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा अब भी थोड़ा दिख रहा था। लेकिन गैरी को सबसे ज्यादा हैरानी उस व्यक्ति को देखकर हुई जो उसके पीछे आ रहा था। मरी? गैरी बोला, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि उसने सही देखा है। उसे देखते ही गैरी थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रही थी। अब उसके बाल बचकाने पिगटेल्स में नहीं थे। उनकी जगह अब उसके बाल एक सलीकेदार पोनीटेल में बंधे थे, जो उसकी पीठ तक गिर रही थी। यह नया हेयर स्टाइल उस पर काफी अच्छा लग रहा था। उससे वह ज्यादा परिपक्व और गंभीर दिख रही थी। अब उसमें पहले वाली वह झलक बिल्कुल नहीं थी जो गैरी को अपनी बहन की याद दिलाती थी। गैरी ने उसके हाव भाव में भी बदलाव देखा। वह अब ज्यादा सतर्क और केंद्रित लग रही थी। उसका शरीर भी बदल चुका था। अब उसके शरीर में सही जगहों पर साफ साफ मसल डेफिनेशन दिखाई दे रही थी, बिना बल्कि लगे। वह पहले से ज्यादा फिट, मजबूत और आत्मविश्वासी लग रही थी। ओलिविया की तरह उसका सूट भी अब कई जगहों पर उसकी त्वचा से कसकर चिपका हुआ था। गैरी मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे सच्चाई न पता होती तो मैं समझता कि ये दोनों बहनें हैं। खाई ने गैरी के चेहरे का भाव देख लिया। वह खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। तुम गलत नहीं हो, खाई हंसते हुए बोला। ओलिविया का असर हमारी मारी पर अच्छी तरह पड़ा है। चुप रहो, मैं बस नहीं चाहती कि चीजें पहले जैसी रहें, और अब मुझे लगता है कि वे वैसी रहेंगी भी नहीं। फिर उसने गैरी की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर से मिलकर अच्छा लगा गैरी। अब चारों वेयरवुल्व्स एक साथ खड़े थे। बाहर उनकी कार पहले से इंतजार कर रही थी। अब समय आ गया था मिडवॉक से मिलने का। उम्मीद थी कि उसके पास फुल मून ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने का कोई तरीका होगा, वरना स्लाव शहर को 4 खतरनाक वेयरवुल्व से निपटना पड़ेगा। अंधेरे की आड़ में ग्रुप फिर से नॉट्सबर्ग लौट आया था। दूर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। गैरी सीधे मिडवॉक से टकराव नहीं चाहता था, लेकिन वह हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना सही समझता था। कार जाकर कैसीनो के सामने रुकी। वह जगह उतनी ही भव्य दिख रही थी जितनी पिछली बार जब वे यहां आए थे। उस तक जाने वाला ब्रिज और इमारत का बाहरी हिस्सा फिर से पहले जैसा बना दिया गया था, जो साफ दिखाता था कि मालिक के पास कितनी दौलत और ताकत है। तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों का कितनी देर इंतजार करूं? टाइलर ने पूछा जब बाकी 4 लोग आगे बढ़ रहे थे। हम फोन पर तुम्हें बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है, खाई बोला। अगर हमारी तरफ से कोई खबर नहीं आती और 4 घंटे या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो बेहतर होगा कि तुम यहां से निकल जाओ। खाई की बात सुनकर टाइलर का दिल बैठ गया। पहले तो उसे लगा खाई मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने ये बात हल्के अंदाज में कही थी। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया कि वह बिल्कुल गंभीर है। टाइलर समझ गया, अगर कोई ऐसी ताकत हुई जो अभी की हालत में इन चारों को भी हरा सके, तो वह और बाकी हाउलर्स तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे चारों जब उस भव्य कैसीनो के अंदर दाखिल हुए, तो हाउलर्स के सदस्य चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और स्लॉट मशीन्स की तेज आवाजों से गिर गए। चारों की नजरें लगातार भीड़ पर घूम रही थीं। कहीं कोई परेशानी तो नहीं। उनके चेहरों पर लगे मास्क उनकी पहचान छिपा रहे थे। लेकिन साथ ही वे नॉट्सबर्ग के लोगों को यह भी बता रहे थे कि वीआईपीज आए हैं। जल्दी ही एक आदमी उनके पास आया, झुककर सम्मान से उनका स्वागत किया और उन्हें आगे ले जाने लगा। वह उन्हें टेबल्स और कॉरिडोर्स के जाल से होते हुए ले गया, इस तरह कि वे सिक्योरिटी कैमरास की नजरों से भी बचते रहे। जैसे जैसे वे कैसीनो के अंदर आगे बढ़ते गए, कई ग्राहक उन्हें घूरते रहे। 4 नकाबपोश लोगों को इस तरह एस्कॉर्ट किया जा रहा था जैसे वे रॉयल्टी हों। और यह कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि जिस कैसीनो में वे लोग जुआ खेल रहे थे, उसका मालिक यही ग्रुप था। क्या तुम्हें लगता है कि मिडवॉक हमें धोखा दे सकता है? मैरी ने पूछा। गाइड ये सुनकर एक पल को रुक गया, क्योंकि वह उनकी बातचीत सुन रहा था। मुझे उसके साथ किसी और की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही, गैरी बोला। लेकिन फॉक्स और हंटर शायद बेहतर बता सकते हैं कि यहां कोई और छिपा हुआ है या नहीं।
गैरी ने जानबूझकर कोड नेम्स इस्तेमाल किए ताकि उनकी असली पहचान छिपी रहे। थोड़ी देर पहले ही खाई ने साबित कर दिया था कि अब उसकी सेंसेस गैरी से भी तेज हो गई हैं। हालांकि गैरी को यकीन नहीं था कि खाई ओलिविया की हंटर क्लास के मुकाबले कैसा करेगा, क्योंकि वह खास तौर पर दूसरों को महसूस करने के लिए बनी थी। यह सोचकर गैरी के मन में एक और सवाल आया, क्या मरी ने अपनी वेयरवुल्फ क्लास से मिली नई एबिलिटीज को खोज लिया होगा? धोखा देना उसके फायदे में नहीं है, खाई ने आत्मविश्वास से कहा। वह हमें पसंद नहीं करता, लेकिन बदला लेने के लिए वह अपना अहंकार निगल सकता है। अब तक मैंने उसे जो भी काम दिया उसने पूरा किया है, और हमारी पिछली बातों से मुझे पता है कि वह उस ग्रुप से हमसे भी ज्यादा नफरत करता है। जब तक हम उसके बदले का सबसे अच्छा रास्ता है, वह कम से कम हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। जब वे ऑफिस की ओर जाने वाले हॉलवे के पास पहुंचे तो खाई ने गाइड को इशारे से जाने के लिए कहा। आदमी तुरंत वहां से चला गया। जैसे ही वे ऑफिस के अंदर गए, सबके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। यही वह जगह थी जहां उन्होंने पिछली बार लड़ाई लड़ी थी। अब यह जगह पहले से थोड़ी अलग लग रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब वहां लाशें नहीं थी। पहले जो चमकदार जूल्स और सजावट थी, उनकी जगह अब ब्लैक एंड व्हाइट थीम ने ले ली थी। कमरे में कई पुराने हथियार भी रखे थे, तलवारें, ढालें और ऐसे एंशिएंट वेपन्स जो सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। लगता है तुमने वह बजट अच्छी तरह इस्तेमाल किया है जो मैंने तुम्हें दिया था, कि बोला, कमरे की चीजों को देखते हुए। मिडवॉक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ लगभग ऊबता हुआ दिख रहा था। पहले तो उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। इससे गैरी का दिल थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद मिडवॉक उनसे बदला लेने का मौका नहीं ढूंढ रहा। आखिरकार मिडवॉक ने सिर उठाया। उसकी नजर सीधे मर्डी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। लगता है तुमने मेरी सलाह मान ली और अपने पैक का साइज बढ़ा लिया, मिडवॉक बोला। उसकी नजर बाकी लोगों पर घूमी और फिर वापस मरी पर आकर रुक गई। जब मैं अल्फा बनूंगा तब यह काफी काम आएगा। हालांकि तुम्हारी चॉइस पर मुझे शक है। अगर मैं होता तो सबसे पहले उस ब्लैक किड से शुरुआत करता। क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उसे टर्न करने में नाकाम रहे? खाई और गैरी दोनों ने जल्दी से आसपास देख लिया कि कहीं कोई और उनकी बात सुन तो नहीं रहा। ओह, तो इसीलिए तुम यहां आए हो, मिडवॉक ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे साथ आए लोगों को देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैंने कहीं भी यह नहीं सुना कि किसी ने हम पर या स्लव पर हमला करने की हिम्मत की हो। इसका मतलब है कि तुम यहां किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण आए हो। चलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैसे भी तुम चाहो तो मुझसे जबरदस्ती सच निकलवा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं चार्ज में आऊंगा तब चीजें बहुत अलग होंगी। गेरी का दिमाग उलझन से भर गया। एक तरफ वह जानता था कि अल्फा होने के नाते उसके पास पैक रूल्स बदलने का अधिकार है, जिससे वह मिडवॉक को सच बोलने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। क्या मिडवॉक ने सच में इतनी आसानी से अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी, या फिर वह कोई और चाल चल रहा था? गैरी जानता था कि उसे जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब सामने मिडवॉक जैसा चालाक दुश्मन हो। खाई की बातों के बावजूद गैरी सतर्क रहा और हर चीज पर नजर रखता रहा। वह तय कर चुका था, अगर मिडवॉक कुछ छिपा रहा है तो वह उसे जरूर पता लगाकर रहेगा। तुम हम सबसे ज्यादा समय से वेयरवुल्फ हो, खाई ने मिडवॉक से कहा, क्योंकि फिलहाल गैरी चुप रहना चाहता था। तुम्हारी बातों के अनुसार वेयरवुल्व्स हमारी कल्पना से भी ज्यादा समय से मौजूद है, फिर भी वे दुनिया की नजरों से छिपे रहे हैं। अगर हर फुल मून पर बड़े पैमाने पर हत्याएं होती तो उनका राज छिपा रहना मुश्किल होता। इसका मतलब है कि फुल मून के समय खुद पर काबू खोने से बचने का कोई तरीका जरूर होगा, और मुझे यकीन है तुम्हें वह तरीका पता है। सबसे बुरे हाल में वे पिछली बार वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वह सच में बेहद दर्दनाक था। और जैसे जैसे उनका वेयरवुल्फ परिवार बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह खतरा भी बढ़ रहा था कि कभी कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दोष सिर्फ उनका ही होगा। आखिरकार मिडवॉक अपनी कुर्सी से उठा। वह धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। एक पल के लिए चारों थोड़ा सतर्क हो गए। बस इतनी सी बात, मिडवा बोला। अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही पूछना था तो यह तो फोन पर भी हो सकता था। बेशक मुझे इसका तरीका पता है। वह हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मुझे लगता है जो मैं बताने वाला हूं वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा।
नॉट्सबर्ग जाते समय कार में ही बाकी लोग आने वाली सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें मिडवॉक से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को लेकर केयरफुल रहना था। हालांकि गैरी उसे सच बोलने के लिए फोर्स कर सकता था, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल था कि मिडवॉक कुछ बातें छुपा जाए या उन्हें इस तरह फ्रेज करे कि वे सच जैसी लगे। इसलिए सब लोग मेंटली तैयार थे कि मिडवॉक उन्हें डराने की कोशिश करेगा ताकि वे इस पूरे प्लान को छोड़ दें। और यह भी पॉसिबल था कि यह पूरा मामला शुरू से ही इतना डेंजरस हो कि उनके लिए इसमें कुछ करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। वेयरवुल्व्स के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते और जो किसी भी बुक में नहीं लिखी है। बोला, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहा हूं जो मुझे मिली थी। उसके ये शब्द सुनते ही मिडवॉक की क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो गई। फिर भी वे लोग उसकी बात सुनने वाले थे। मिडवॉक ने एक पल के लिए अपनी आर्म की तरफ देखा। अगले ही इंस्टेंट उसका हाथ बदलने लगा। उसकी स्किन पर फर उगाया और उसका हैंड बड़ा और भारी हो गया। ये बात कि हम ह्यूमंस इन क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्या तुम्हें शुरुआत से ही ये स्ट्रेंज नहीं लगता? मिडवॉक बोला। और ये कि हम मून से इन्फ्लुएंस होते हैं। आखिर वह चीज क्या है जो हमें पावर दे रही है, या वह क्या है जो इसे बाहर खींचती है? कुछ भी सेंस नहीं बनाता। सोचो, अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ हो जहां एक से ज्यादा मून्स हो, तो क्या होगा? मुझे यकीन है कि तुम में से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आए होंगे। गैरी थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। मिडवॉक की बातों ने उसके माइंड को सच में हिला दिया था। सबसे कॉमन थ्योरी यह है कि यह ऊपर से दिया गया एक पनिशमेंट था। मिडवॉक ने कहा, जो कभी एक सिंगल ह्यूमन पर डाला गया था। जरा इमेजिन करो, पुराने समय में जब फैमिलीज और फ्रेंड्स छोटे कन्फाइंड स्पेसेस में साथ रहते थे, उन्हें इस सच्चाई के साथ जीना पड़ता होगा कि हर महीने एक बार उन्हें उन्हीं लोगों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उनके सबसे करीब हैं। यह शायद सबसे क्रूल पनिशमेंट्स में से एक है। यह सुनकर ग्रुप और भी अनईजी हो गया। वे सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे कि अगर उन्हें गैरी का मेथड कभी पता नहीं चलता, तो वे खुद को रोकने के लिए किस हद तक जाते। लेकिन यह पनिशमेंट सिर्फ एक आदमी के लिए था। मिडवॉक आगे बोला, तो क्या यह फेयर है कि हम बाकी लोग जिनके अंदर उसका एक हिस्सा है, उसी फेट को सफर करें? नहीं। और सच यह है कि हर वेयरवुल्फ को वही फेट नहीं मिलता। उदाहरण के लिए मुझे, मैंने कभी भी फुल मून के समय खुद को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं की। पावरफुल फील करने के अलावा मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में रह सकता हूं और मुझे हंट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। यह सुनते ही सबकी आंखें फैल गई। क्या मिडवॉक सच बोल रहा था? अगर उसे कभी कंट्रोल की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास उनके लिए कोई आंसर ही नहीं है? उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर मिडवॉक जोर से हंस पड़ा। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आंखों की होप गायब हो रही है। काश मैं यही स्टोरी खत्म कर सकता, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जो मैंने अभी कहा वह झूठ नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक चीज है जो लीडर से लीडर या कहूं अल्फा से अल्फा तक पास की जाती है। एक रिचुअल है जिसे परफॉर्म किया जा सकता है। उस रिचुअल के दौरान अल्फा ऊपर मौजूद उस एंटिटी से कम्युनिकेट कर सकता है। अंदाजा यही है कि वही एंटिटी है जिसने ओरिजिनली ये पनिशमेंट दिया था और हमें ऐसा बनाया। जब उस एंटिटी से कांटेक्ट होता है, तब एक नया वाव लेना पड़ता है। अल्फा और उस ग्रेटर पावर के बीच एक प्रॉमिस। जो भी ये वाव या प्रॉमिस होगा, सिर्फ अल्फा ही नहीं, बल्कि उसके पूरे पैक को उसे निभाना होगा और उसे कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब रिचुअल कंप्लीट हो जाता है, तब तुम्हारे पैक के सभी मेंबर्स, चाहे वे उसमें बोर्न हुए हों या फोर्स होकर ज्वाइन किए हों, उन्हें फिर कभी फुल मून की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये नया वाव सिर्फ तुम्हारे पैक से लिंक्ड होता है और सिर्फ उसी पर अप्लाई होता है। यही तरीका है वेयरवुल्व्स को मिले पनिशमेंट को खत्म करने का, और यही एक वेयरवुल्फ अल्फा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कमरे में कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। एक तरह से सब गैरी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी, उसके बाद आगे क्या होगा, यह काफी हद तक उसी पर डिपेंड करता था। गैरी अंदर ही अंदर थोड़ा रिलीव्ड भी था, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने का तरीका उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। कोई जायंट टास्क नहीं, कोई डेडली ट्रायल नहीं, या ऐसा कुछ नहीं जिसे हर वेयरवुल्फ को गुजरना पड़े। अगर यह रिचुअल हो गया,
तो फिर किसी को भी इस प्रॉब्लम से दोबारा डील नहीं करना पड़ेगा। ये वाओ, आखिरकार मरी बोली। तुमने कहा यह एक प्रॉमिस है जिसे कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर कोई इसे तोड़ दे तो क्या होगा? मिडवाक वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके चेहरे से ग्रिन गायब ही नहीं हो रही थी। उसके शोल्डर्स हल्के हल्के हिल रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी होते नहीं देखा। कुछ अल्फाज तो वो को सीक्रेट भी रखते हैं, वरना मेरे जैसे कुछ अनरूली लोग जानबूझकर उसे ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि बाकी वेयरवुल्व्स को पनिश किया जा सके। लेकिन मैंने रूमर्स जरूर सुने हैं। कहा जाता है कि दो में से एक चीज हो सकती है, और यह पूरी तरह उस एंटिटी पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी पनिशमेंट ज्यादा सूटेबल लगती है। पहला, पूरा पैक अपना स्टेटस खो देगा। वे अपनी वेयरवुल्फ पावर्स खो देंगे। वे फिर कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे वे कुछ भी कर ले। कोई और उन्हें टर्न भी नहीं कर पाएगा। उन्हें याद रहेगा कि उनके पास कभी क्या था, लेकिन वह सब उनसे छीन लिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह एक क्योर जैसा होगा, और शायद उनके लिए यह प्लेजेंट भी हो सकता है। मिडवाक थोड़ा झुका और उसकी आवाज धीमी हो गई। इसीलिए एक दूसरा रूमर भी फैलाया गया है कि उन्हें हर सेकंड अपनी लाइफ का पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। वे हमेशा के लिए फुल मून वेयरवुल्फ स्टेट में फंस जाएंगे, और उनके अंदर का ब्लड लस्ट कभी शांत नहीं होगा। मिडवाक की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद गैरी समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं। इस पूरी बात में डरने की कई वजहें थीं। सबसे बड़ी बात, अगर वाव टूट गया तो जो पनिशमेंट मिलेगी वह बहुत बड़ी थी। दोनों ही आउटकम्स उनके लिए अच्छे नहीं थे। गैरी अब तक अंडरवर्ल्ड में सर्वाइव कर पाया था और इतनी दूर तक पहुंचा था सिर्फ अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म की वजह से। अगर वह अचानक उससे छिन गई तो फिर वह क्या करेगा? पुराने दुश्मन जैसे बेन क्लोव आसानी से उसे खत्म कर सकते थे, और नए एनिमीज भी होंगे जो हमेशा उसकी पोजीशन को गिराने की कोशिश करते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। असल में वह लगभग क्रेज्ड ऑल्टर्ड जैसा ही था। अगर कोई वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं लौट सके और उसके अंदर का ब्लड लस्ट भी कंट्रोल ना हो सके, तो वह भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। गैरी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस अपर बीइंग के साथ लिया जाने वाला वाव इतना सिंपल नहीं होगा कि बस कभी स्वीट्स मत खाना जैसा कुछ हो। और जितना मैं सोच रहा हूं, उतना ही लग रहा है कि ऐसा वो मेंटेन करना इम्पॉसिबल होगा। गैरी आगे बोला, मैं हर दिन टेंशन में बैठा रहूंगा कि कहीं कोई गलती से स्वीट न खा ले। और अगर मैंने सबको बता दिया कि स्वीट्स नहीं खानी, तो मिडवाक उसे मेरे खिलाफ यूज करेगा। वह मुझे थ्रेटन कर सकता है कि पैक रूल्स बदलो, नहीं तो वह स्वीट खा लेगा। गैरी का एक्सप्रेशन लगातार बदल रहा था। वह अपने माइंड में अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन कर रहा था। बाकी लोग उसे देखकर थोड़ा वरीड हो गए थे। तुम्हारे पुराने पैक का वाव क्या था? खाई ने पूछा। अगर उन्हें यह पता चल जाता तो उन्हें अंदाजा हो जाता कि उन्हें किस तरह का प्रॉमिस लेना पड़ेगा, और शायद इससे उन्हें बाकी वेयरवुल्व्स के खिलाफ एडवांटेज भी मिल सकता था। मिडवाक ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, वह बोला। अल्फा ने हमें कभी नहीं बताया, और हमने कभी पूछा भी नहीं। जो भी वाव था, हमारे पैक में किसी ने कभी उसे ब्रेक नहीं किया। और जहां तक मुझसे पहले की बात है, तो बस रूमर्स ही सुने हैं। लेकिन वह सब मेरे टाइम से पहले की बातें हैं। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। क्या महीने में एक बार थोड़ा वाइल्ड हो जाना इतना बड़ा डील है? क्या सच में इस ऑप्शन के बारे में सोच रहा था? अभी यह प्रॉब्लम उन्हें हर महीने फेस करनी पड़ती थी, और उनके पास इसका एक सोल्यूशन भी था। लेकिन अगर वे वाव लेते हैं तो वह एक परमानेंट रिस्क बन जाएगा, जिसके बारे में उन्हें हमेशा वरी करना पड़ेगा। अचानक ओलिविया बोली, क्योंकि उसके माइंड में एक बात आई थी। तुम कुछ समय के लिए ओमेगा वुल्फ थे, सही? जब तुम्हें पैक से बाहर निकाला गया था, तब भी तुम्हें खुद पर कंट्रोल था, या फिर तुम भी हमारी तरह हो गए थे? मिडवाक ने होंठ दबाए और हाथ हवा में उठा दिए। तुमने पकड़ लिया, वह बोला। यह वही क्वेश्चन था जिसे वह अवॉइड करना चाहता था। मैंने पहले कहा था कि जन्म से ही मुझे अपने वेयरवुल्फ फॉर्म पर कंट्रोल था। लेकिन जैसा तुमने कहा, जब मैं ओमेगा वुल्फ बना, तब मैं भी बाकी लोगों की तरह अफेक्टेड हो गया। पहली बार जब मैंने टर्निंग एक्सपीरियंस की, तब मैं नॉट्सबर्ग आ रहा था। वह ज्यादा ट्रबल नहीं था, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा हूं। यहां तक कि जब मैं स्कैटरबग्स ज्वाइन किया, तब भी मेरे पास ट्रबल अवॉइड करने के अपने तरीके थे।
बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद ये पूछना ठीक नहीं था, लेकिन शायद ये खुद को स्टार्विंग करने से बेहतर सोल्यूशन हो सकता था। तो वह तरीका क्या था? मरी ने पूछा। वह सबसे ज्यादा वर्रिड थी, क्योंकि उसने अभी तक खुद फुल मून एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन वह पहले उस साइड पर रह चुकी थी जब वे बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके माइंड में एक ही थॉट था, अगर बाकी लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या वह कर पाएगी? मिडवॉक फिर से हंसने लगा। मेरे लिए तो सोल्यूशन आसान था, मिडवॉक बोला। मैं हर महीने एक छोटा सा ट्रिप पर चला जाता था, नीचे के टियर सिटीज में, टियर 4 और टियर 5 में। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वहां किसी को फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई गायब हो जाए तो कोई नोटिस भी नहीं करता। मिडवॉक जोर से हंसने लगा। उधर गैरी सीधा उसकी तरफ चल पड़ा। उसकी मुट्ठी कस चुकी थी। हंसना बंद करो। हूं, मिडवॉक ने कहा। गैरी ने अपना घुटना थोड़ा मोड़ा और नीचे से एक जोरदार पंच मारा। उसकी मुट्ठी सीधे मिडवॉक की चिन पर लगी। मिडवॉक का शरीर हवा में उठा और फिर जमीन पर गिर गया। वह स्टन्ड नहीं था, लेकिन क्लियरली सरप्राइज था। अपनी चिन से हिलाते हुए वह चिल्लाया, तुम कमीने! तुम यहां मुझसे हेल्प मांगने आए हो, और जब मैं तुम्हें वह बातें बताता हूं जो तुम सुनना नहीं चाहते, तो तुम मुझ पर हमला करते हो। मौका मिला तो मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। गैरी के अंदर कुछ ट्रिगर हो गया था। उसे अपना पास्ट याद आ गया। वह और उसका फैमिली कभी टियर 3 टाउन में रहने लायक भी नहीं बचे थे। वे लगभग टियर 4 में शिफ्ट होने वाले थे, और उसके बाद शायद उनकी हालत और खराब होती और वे टियर 5 में थे। जिस तरह मिडवेक बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां रहने वाले लोगों की लाइफ्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर गैरी की लाइफ में वह लकी मोमेंट नहीं आया होता, तो शायद वह भी डर में जी रहा होता, किसी मिडवैक जैसे मॉन्स्टर से डरते हुए। तुम लोग वैसे भी स्क्रूड हो। मुझे रिचुअल के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रिचुअल परफॉर्म करना भी आता है? वह सिर्फ अल्फास को पता होता है, और तुम जैसे लोग जिन्हें वेयरवुल्व्स के बारे में मुझसे भी से भी कम नॉलेज है, कभी नहीं जान पाओगे कि रिचुअल कैसे किया जाता है। उसने व्यंगी से कहा। तो गुड लक अपने उस राइचस पाथ पर चलने के लिए। कमरे में खड़े सब लोग समझ रहे थे, शायद मिडवॉक सही कह रहा था। अब उनके पास कोई नहीं बचा था जिससे वे हेल्प ले सकें। तो गैरी अब क्या करेगा, खासकर जब उसका अपकमिंग एएफए मैच भी आने वाला था? तभी अचानक एक डिंग की आवाज सुनाई दी। सिस्टम मैसेज सामने आ गया। The user has gained knowledge about the werewolf vow ritual. Would you like to perform the ritual? गैरी हल्का मुस्कुराया। आह, सिस्टम! उसने मन ही मन कहा। आजकल तुम मुझे सच में काफी पसंद आने लगे हो। वह सिस्टम जो हमेशा मिस्ट्री में घिरा रहता था, जो कभी गैरी को ऐसे क्वेस्ट्स देता था जिन्हें वह शुरुआत में करना ही नहीं चाहता था, और कभी अचानक सामने आकर उसे चैलेंज करता था, इस बार सच में काम आ गया था। ट्रिप पूरी तरह वेस्ट नहीं गई, गैरी ने सोचा। लगता है मिडवॉक से मिली इंफॉर्मेशन की वजह से ही यह रिचुअल अनलॉक हुआ है। बाकी लोग समझ चुके थे कि मिडवॉक से जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, उतनी मिल चुकी है। वे जाने के लिए तैयार हो गए थे। मिडवॉक ये जानते हुए कि उन्हें असली आंसर नहीं मिला, अपने चेहरे पर स्मग स्माइल लिए बैठा था। कोई बात नहीं, गैरी मुस्कुराया। मुझे पता है रिचुअल कैसे करना है। एक पल के लिए सब चौंक गए, मिडवॉक भी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। उसे लगा यह ब्लफ है। आखिर गैरी को रिचुअल कैसे पता हो सकता है? दुर्भाग्य से बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। शायद गैरी ने यह बात गुस्से में कह दी थी, या शायद वह मिडवॉक को खुश देखना नहीं चाहता था, जो पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसे खुश नहीं देखना चाहता था। एक्सप्लेन करने के बजाय गैरी ने सोचा, दिखाना ज्यादा बेहतर रहेगा। वह कमरे के बीचों बीच चला गया, बाकियों से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। रिचुअल इज बीइंग एक्टिवेटेड। अचानक गैरी की आंखें चमक उठीं। गहरा रेड रंग। उसी समय कमरे में मौजूद बाकी लोगों पर भी असर हुआ। उनकी आंखें भी बदल गई। वही ब्लू ग्लो जो उनकी पावर्स यूज करते समय दिखाई देता था। ये फीलिंग सबको महसूस हुई, यहां तक कि मिडवॉक को भी। डैम, मुझे नहीं पता ये सच में रिचुअल है या नहीं, लेकिन ये कुछ तो कर रहा है। मिडवॉक सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? गैरी के पैरों के चारों ओर एक सर्कल चमकने लगा। उस सर्कल के अंदर अलग अलग शेप्स उभरने लगी, कुछ रेड, कुछ ब्लू और कुछ येलो। पैटर्न्स स्पाइरल की तरह घूमने लगे। उस सर्कल से एक अजीब एनर्जी निकलकर गैरी के शरीर में जाने लगी, और उसी के साथ गैरी के माइंड में एक इमेज उभरने लगी।
ये क्या है? गैरी ने सोचा, क्या ये वही हायर बीइंग है जिसके बारे में मिडवॉक ने बताया था? मेरा स्टमक इतना दर्द क्यों कर रहा है और पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए हैं? गैरी के माइंड में जो इमेज बन रही थी वह क्लियर नहीं थी। जैसे कोई सिनिस्टर ब्लैक स्मोक हो जिसमें सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह डेथ से भरा हुआ था। चिल्लाने की आवाजें, दर्द, टॉर्मेंट की इमेजेस, सब गैरी के माइंड में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और कितनी देर यह सह पाएगा। कनेक्शन बन गया है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं। एक आवाज सुनाई दी। बाहर खड़े बाकी लोग भी उस आवाज को हल्का हल्का सुन पा रहे थे, लेकिन गैरी जो सुन रहा था वह उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था। टाइम वेस्ट न करते हुए गैरी सीधा पॉइंट पर आ गया। मैंने ये रिचुअल एक्टिवेट किया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं एक वाउ लेना चाहता हूं, एक प्रॉमिस। और उसके बदले में अगर हम वह प्रॉमिस ब्रेक ना करें तो फुल मून के दिन हमारा ब्लड लस्ट और फोर्स टर्निंग खत्म हो जाए। ये कहते समय गैरी को एहसास हुआ वेयरवुल्व्स की बहुत सी बिलीफ्स रूल्स पर ही बेस्ड थी। गैरी किसी को प्रॉमिस देकर मार्क कर सकता था। पैक रूल्स भी थे, और अब ये वाउ भी। जैसा एक्सपेक्टेड था। काफी समय हो गया, आवाज ने जवाब दिया। मैं ऐसा कर सकता हूं, तो अपना प्रॉमिस बताओ। गैरी को शायद रिचुअल करने से पहले थोड़ा और सोच लेना चाहिए था, लेकिन वह मिडवा को शॉक करना चाहता था। उसे अचानक वह प्रॉमिस याद आया जो उसने खाई से किया था, अंडरवर्ल्ड की टॉप पोजीशन तक पहुंचने का। क्या यह वाउ के लिए काफी होगा? शायद नहीं, क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए जो ब्रेक ही ना हो सके। तुम किस तरह के वोज एक्सेप्ट करते हो? बाकी वेयरवुल्व्स ने पहले क्या प्रॉमिस किया था? गैरी ने पूछा। उसे लगा इससे शायद वे कुछ सीख सकें। आवाज ने जवाब दिया, वाउज अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी ने प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ेगा। किसी ने सैक्रिफिशियल वाउ लिया। किसी ने तय समय में पूरा किंगडम बनाने का वादा किया। सालों में कई तरह के प्रॉमिसेस हुए हैं, लेकिन आवाज थोड़ी भारी हो गई। तुम्हें मुझसे इतनी पावर मिलती है, तो तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टी भी होनी चाहिए। इस वर्ल्ड को बैलेंस चाहिए, और तुम्हारी पावर के साथ भी बैलेंस होना चाहिए। अगर टर्निंग खत्म होती है तो उसके बराबर कुछ और रिप्लेस होना चाहिए, और तुम्हारे केस में वह और भी डिफिकल्ट होना चाहिए। गैरी को लगा शायद वह इमेजिन कर रहा है, लेकिन आवाज सच में उससे नाराज लग रही थी। जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो उसे पसंद नहीं आया। अगर मेरे क्वेश्चन से तुम्हें अनॉयंस हुई हो तो सॉरी, बोला। अगर मैं प्रॉमिस करूं कि अगले 5 साल में मैं इस कंट्री के करंट किंग्स में से एक बन जाऊं। कुछ पल के लिए साइलेंस रहा, जैसे वह एंटिटी सोच रही हो। यह सच में एक डिफिकल्ट टास्क होगा। अगर तुम प्रॉमिस तोड़ोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे, और इसे पूरा करने की कोशिश में तुम्हारे कई एनिमीज बनेंगे। मैं इस वो को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आवाज अचानक गंभीर हो गई। तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली लाइन के लिए एक और वाव देना पड़ेगा। गैरी चौंक गया। क्यों? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पहले भी एक वो तोड़ चुकी है। अब गैरी को समझ आ गया, वह आवाज सच में उससे नाराज थी। मुझे समझ नहीं आया, मेरी फैमिली या मेरा करंट पैक? नहीं, आवाज गूंज उठी। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम रैंडम तरीके से वेयरवुल्फ बन गए, जबकि तुम्हें किसी ने बाइट भी नहीं किया था? गैरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज आगे बोली, तुम डेम फैमिली, तुम्हारी नसों में वेयरवुल्फ का खून बहुत पहले से बह रहा था। उससे भी पहले, जब तुमने अपनी पावर्स अनलॉक की थी। गैरी का दिमाग घूम गया। उस वाव को तोड़ने की वजह से मैंने तुम्हारी फैमिली की पावर सील कर दी थी। फिर भी तुम यहां फिर से मेरे सामने खड़े हो। अपनी पावर्स वापस पाने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझसे एक और प्रॉमिस मांगो। गैरी के पास कोई जवाब नहीं था। वह पूरी तरह स्टन था। उसके माइंड में एक ही सवाल घूम रहा था, डेम फैमिली आखिर है क्या? क्या कोई और इस बारे में जानता था? और उस ब्रीफ केस में आखिर था क्या? गैरी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसकी फैमिली किसी मिस्ट्री से घिरी हुई है। वे एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे, जहां ज्यादा कुछ खास नहीं होता था। यहां तक कि उनके फादर का उन्हें छोड़कर चले जाना भी उनके जैसे गरीब फैमिलीज में लगभग नॉर्मल ही था। लेकिन अब यह सब जानने के बाद कि उसके शरीर में हमेशा से वेयरवुल्फ ब्लड बह रहा था, गैरी के माइंड में कई सवाल उठने लगे। क्या उसके फादर को यह सब पता था? क्या उनके भाग जाने के पीछे कोई और रीजन था? और शायद एमी को जो लेटर मिला था उसमें भी कोई बड़ा मीनिंग छिपा था।
मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, गैरी ने जवाब दिया। तो तुम कह रहे हो कि मुझे किसी और की मिस्टेक की पनिशमेंट मिल रही है, जबकि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था? क्या तुम्हें यह फेयर लगता है? जब गैरी ने पहली बार अपने माइंड में उस डार्क इमेज को देखा था, तब वह इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब अपनी फैमिली के बारे में सच जानकर उसके अंदर गुस्सा भर गया था। यह साफ था कि यह वेयरवुल्फ ब्लड उसके मदर या फादर में से किसी एक की साइड से आया था, और गैरी को पूरा यकीन था कि यह उसके फादर की तरफ से आया होगा। उनकी मदर हमेशा उनके साथ ऑनेस्ट रही थी। हालांकि अब कौन जानता है, शायद उसे भी सब पता था और वह भी इसे सीक्रेट रख रही थी। लेकिन सच्चाई यह थी, गैरी अब वेयरवुल्फ बन चुका था और उसे इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यह सब एमी के साथ भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो वह किन डेंजर से गुजरती? क्या वह सर्वाइव भी कर पाती? मैं ही वह हूं जो कंट्रोल में है, मैं ही वह हूं जो रूल्स तय करता है, आवाज ने जवाब दिया। और याद रखो, तुम ही मेरे पास आए थे, इसलिए डील के रूल्स तय करने का हक भी मेरा ही है, और मैंने फैसला कर लिया है। अब गैरी को महसूस हुआ कि उसके पास डिस्कशन में कोई लिवरेज नहीं बची। जो भी ये एंटिटी थी, वो उसके लिए डील तय करने वाली थी, और वही हुआ। पहले जो रूल तय किया गया था, वेयरवुल्व्स की रेस इसलिए बनाई गई थी ताकि सिर्फ एक ही लीडर हो, सिर्फ एक ही अल्फा होना चाहिए, और आपस में कंपटीशन ही उन्हें स्ट्रांग बनाता है। 5 साल बाद सिर्फ एक अल्फा बचेगा। यह सुनकर गैरी का टास्क पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। अब उसे सिर्फ किंग बनना ही नहीं था, बल्कि बाकी अल्फास को भी पीछे छोड़ना था। उसके माइंड में एक थॉट आया, शायद उसे और दूसरे अल्फा को लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, शायद वे मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन अब यह ऑप्शन भी खत्म हो गया था। आवाज फिर बोली, और दूसरी कंडीशन के लिए, चलो तुम्हें थोड़ा सफर करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मैं किसी भी समय तुम्हारी पावर छीन सकता हूं। और इसे याद रखने के लिए आवाज की टोन और ठंडी हो गई। हर महीने फुल मून की रात तुम या तुम्हारा पैक अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। जब यह वाव तय हुआ तो बाकी लोग इसे नहीं सुन पाए। कॉन्वर्सेशन प्राइवेट हो गई थी, इसलिए उन्हें गैरी की ब्लड लाइन या वोज के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस डील में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या यह सिर्फ एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम से रिप्लेस नहीं कर रहा था? अब वे फुल मून की रात ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकते थे। रुको। लेकिन उसी समय उसकी आंखों की रेड ग्लो धीरे धीरे फेड होने लगी। उसके पैरों के नीचे बना सर्कल गायब होने लगा। कमरे में फैली भारी एनर्जी भी खत्म हो रही थी। सबको राहत महसूस हुई। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से साफ हवा में सांस ले पा रहे हों। मिडवैक खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, लगता है तुम मजाक नहीं कर रहे थे। उसे जो भी हुआ था बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बाकी लोग अभी भी उस अजीब फीलिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और गैरी, वह अपने माइंड में उन प्रोमिसेस के बारे में सोच रहा था। उसने सिस्टम की तरफ देखा। अब वे प्रोमिसेस स्टेटस में बदल चुके थे। उनमें से 2 क्वेस्ट बन गए थे। न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड ऑब्जेक्टिव 1, बिकम वन ऑफ द किंग्स ऑफ द कंट्री, कंट्रोलिंग अ टियर 1 सिटी। ऑब्जेक्टिव 2, बिकम द ओनली अल्फा टाइम लिमिट, 5 years। तीसरा प्रॉमिस एक सिंपल मैसेज के रूप में दिख रहा था, a vow has been made. The user and members of the pact must not turn into their werewolf form on the night of the full moon. गैरी ने मन ही मन सोचा, यहां यह नहीं लिखा कि वे फुल मून की रात फाइट नहीं कर सकते, बस ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। लेकिन फिर भी इससे उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी। अगर किसी को इस वीकनेस के बारे में पता चल गया तो वे उसी समय अटैक कर सकते हैं, और अगर दूसरे अल्फ को भी यह पता चल गया तो वह भी इसका फायदा उठा सकता है। कैसा रहा? काय ने पूछा। क्या यह सक्सेसफुल रहा? क्या तुमने वाव ले लिया? क्या तुमने फुल मून की प्रॉब्लम रोक दी? काय को सिर्फ एक सिंपल आंसर चाहिए था। उसे वो की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसे उनके खिलाफ यूज कर सकता था। लेकिन गैरी के सामने एक प्रॉब्लम थी। उसे सबको सच बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने नहीं बताया तो यह वो आसानी से ब्रेक हो सकता था। गैरी ने गहरी सांस ली। हमें फुल मून पर टर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने कहा। यह सुनते ही सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। लेकिन खाई समझ गया, गैरी के पास और भी कुछ कहने के लिए है, और उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। गैरी ने धीरे से आगे कहा, लेकिन फुल मून की रात हमने प्रॉमिस किया है कि हम अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। कमरे में फिर से साइलेंस छा गया।
गैरी ने आखिरी बात कही, अगर हमने ऐसा किया तो बहुत ज्यादा चांस है कि हम फिर कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। गैरी ने पहले भी अपने एक्शन से सबको शॉक कर दिया था और इस बार उसने अपने नए स्टेटमेंट से वही काम फिर कर दिया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सब लोग खामोश खड़े थे, जैसे उनके दिमाग गैरी की बातों का असली मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक मिडवैक का गुस्सा उस सन्नाटे को चीरते हुए बाहर आ गया। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। ये मजाक है ना? उसने थूकते हुए कहा। उसकी आवाज डिसबिलीफ से भारी थी। लेकिन जैसे ही वह गैरी के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। मिडवॉक की आंखें हल्की नीली चमक से जगमगाने लगीं। उसके कदम लड़खड़ा गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो, उसके शरीर पर पकड़ बना रही हो, चाहे वह अपनी पूरी इच्छा लगा दे। एक बीटा वेयरवुल्फ होने के कारण उसका शरीर अल्फा पर हमला करने की अनुमति ही नहीं देता था। कम से कम तब तक नहीं, जब तक वह फिर से उसे चैलेंज करके उसकी पोजीशन छीन ले। गैरी ने शांत आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने सीधे मिडवा की आंखों में देखते हुए कहा, यह वाव मैंने नहीं चुना था, वो उस बीइंग ने डिसाइड किया। अब से फुल मून की रात हम में से कोई भी वी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यह बात दोबारा सुनते ही मिडवा गुस्से से उछल पड़ा। वह अपने डेस्क के पास गया। अचानक उसके हाथों पर फर उग आया। वह आधा ट्रांसफॉर्म हो गया। धड़ाम! उसने दोनों पंजे मेज पर दे मारे। लकड़ी की मेज दो टुकड़ों में टूट गई। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया है? मिडवाक चिल्लाया। तुम्हारी वजह से अब हम सब पहले से भी ज्यादा खराब हालत में हैं। उसने गैरी की तरफ उंगली उठाई। अगर दूसरे अल्फा को इसके बारे में पता चल गया तो उसे हमें अटैक करने के लिए परफेक्ट डे मिल जाएगा। सिर्फ इसलिए कि तुम एक रात की ब्लड लस्ट संभाल नहीं पाए, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। सच कहें तो गैरी खुद भी इससे खुश नहीं था, लेकिन उसके मन में दूसरी ही चिंताएं चल रही थी। अगर सच में उसके अंदर वेयरवुल्फ ब्लड था, तो क्या इसका मतलब यह भी था कि वही खून एमी में भी बह रहा है? उस बीइंग के मुताबिक उनके फैमिली लाइन को पहले भी एक वाव तोड़ने की सजा मिल चुकी थी। तो अब क्या एमी भी कभी ट्रांसफॉर्म हो सकती है? क्या उसे भी खतरा होगा? इन सवालों को गैरी ने फिलहाल अपने अंदर ही दबा लिया और एक और बात भी उसने छुपा ली। दूसरी वाव, 5 साल के अंदर दूसरे अल्फा को हटाकर खुद सबसे ऊपर आने की वाव। हाउलर्स की स्थिति अभी अभी बेहतर होनी शुरू हुई थी। यह सही समय नहीं था कि वह सब पर और दबाव डाल दे। शांत हो जाओ, मैरी अचानक चिल्लाई। तुम किसी जंगली जानवर की तरह बिहेव कर रहे हो, उसने मिडवैक को घूरते हुए कहा। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? उसने वो वाव खुद नहीं चुना, उसे मजबूर किया गया। मिडवॉक का गुस्सा और भड़क गया। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? उसने तिरस्कार से कहा, क्योंकि वो एक बेकार इंसान है। उसकी आंखें गैरी पर टिकी थी। याद रखना, जिस दिन मैं अल्फा बनूंगा, सबसे पहला काम होगा इस बेवकूफ वो को खत्म करना। वह अभी भी गुस्से में चिल्लाता रहा। बाकी लोग चुपचाप उसे देखते रहे। सब जानते थे इस हालत में उसे शांत करना नामुमकिन था। आखिरकार एक एक करके सब कमरे से बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही काई ने गैरी के कंधे पर हाथ रखा। हे गैरी, खुद को इतना मत कोस, उसने कहा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम अपने डेब्यू मैच में बिना चिंता के लड़ सकते हो। वह हल्का मुस्कुराया। हेक, अब तो हम सब जितना चाहे खाना भी खा सकते हैं, बिना ब्लडलस्ट की चिंता के। मैरी ने भी कहा, और सोचो गैरी, इस बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस कमरे में थे। ट्रांसफॉर्म किए बिना भी हम काफी स्ट्रांग हैं। और चूंकि ये वीकनेस हम सबकी है, हम में से कोई भी दुश्मनों को ये बात नहीं बताएगा। वह थोड़ा हल्का माहौल बनाने की कोशिश करते हुए बोली, वैसे भी ये महीने में सिर्फ एक दिन है। मतलब साल में बस 12 दिन। उन दिनों बस लड़ाई से दूर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रबल खुद चलकर हमारे पास आता है। ओलिविया पीछे पीछे चल रही थी। वह मरी की बात सुन रही थी और ज्यादातर बातों से सहमत भी थी। लेकिन एक बात उसे सही नहीं लगी। वह पहले कभी ऐसी गैंग का हिस्सा नहीं रही थी जो इतने कम समय में इतना ज्यादा ट्रबल अट्रैक्ट करती हो। हालांकि हालात अभी शांत थे, लेकिन उसे लगता था कि हाउलर्स के आसपास खतरा हमेशा छाया रहता है। वापसी के दौरान कार में गैरी पूरी तरह चुप बैठा रहा। बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें लगा वह अभी भी वाव के बारे में सोच रहा है, लेकिन सच में गैरी के दिमाग में उससे कहीं बड़ा पजल चल रहा था। टाइलर ने चुपचाप गाड़ी चलाई और सबको उनकी जगहों पर छोड़ दिया।
सबसे पहले मैरी और ओलिविया बर्नहम फूड स्ट्रीट पर उतर गई। उसके बाद गाड़ी वोल्फ्स पूल क्लब की ओर बढ़ी। गैरी और काई अंदर गए। सीधे के ऑफिस में काई ने कागजों की तरफ देखते हुए पूछा, तो अब जब हम दोनों अकेले हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? गैरी ने गहरी सांस ली। कुछ रिक्वेस्ट्स हैं, उसने कहा, लेकिन फिलहाल मैं रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काई ने सिर हिलाया। पहली, गैरी ने तुरंत कहा, मुझे चाहिए कि तुम एमी पर नजर रखो, पहले से ज्यादा। व्हाइट को बोलो सावधान रहे, और अगर एमी में कुछ भी अनयूजुअल नोटिस हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करे। काई ने जवाब दिया, यह आसान है। और बाकी? गैरी की आंखों में गंभीरता आ गई। अब समय आ गया है कि हम उस ब्रीफकेस के बारे में सच पता लगाएं, जिससे यह सब शुरू हुआ था। हमें पता लगाना होगा कि वो कहां से आया था और डैमियन उसे किसे डिलीवर करने वाला था। काई कुछ पल चुप रहा, क्योंकि सच ये था, वह पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ शक थे, लेकिन वे सब खतरनाक लोग थे, और बिना पक्के सबूत के उनके मामलों में दखल देना मुसीबत को खुद बुलाने जैसा था। गैरी ने फिर कहा, और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट। उसकी आवाज में हल्की भावनाएं झलक रही थीं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करो और एक इंसान को ढूंढो। काई ने भौहें उठाई। कौन? गैरी ने धीरे से कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति। हमारे एलाइज से भी कांटेक्ट करो और पता लगाओ डीन डेम कहां है। जब इनू को ऑल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन के बेस पर बुलाया गया, तो उसे लगा कि उसके साथ वही जाना सबसे सही रहेगा जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। स्लफ का दूसरा ऑल्टर्ड हंटर। आखिरकार वह उसका अप्रेंटिस था और उसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। इस समय इनू ब्लेक के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आज उसने अपनी गैंग की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, जैसा कि वह आमतौर पर पहनता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले। सच कहें तो वह मास्क सिर्फ मीटअप्स और मीटिंग्स में ही पहनता था। बाकी जगहों पर अगर वह हाउलर्स की यूनिफॉर्म पहन भी लेता, तो लोग उसे बस गैंग का एक साधारण मेंबर ही समझते। उसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ था, जो देखने में पूल स्टिक का बैग लगता था। उसी के अंदर उसकी एक्सेस रखी हुई थी, क्योंकि ऐसी चीजें खुले में लेकर चलना ठीक नहीं था। इतनी देर क्यों लगा रहा है ये आदमी? इन्नू ने झुंझलाते हुए सोचा, कहीं बहुत बड़ा शौच तो नहीं कर रहा? इन्नू काफी इम्पेशेंट था, और इस बार उसके पास ऐसा होने की पूरी वजह भी थी। पहली बार वह ऑल्टर्ड हंटर्स एसोसिएशन के बेस पर जाने वाला था। वहां उसे ब्लेक जैसे कई दूसरे हंटर्स मिलेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने कई ऑल्टर्ड्स को मार गिराया था। हालांकि सब कुछ बुरा नहीं था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए इनू को सबसे ज्यादा इंतजार था एशन से मिलने का। वही 5 स्टार हंटर जिसने उसका असेसमेंट किया था और जिसके पर्सनल स्टूडेंट के रूप में वह ट्रेनिंग ले रहा था। वह उसे दिखाना चाहता था कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। आखिरकार बड़ा लकड़ी का गेट धीरे धीरे खिसकते हुए खुलने लगा। उसी समय ब्लेक दिखाई दिया, जो एक जेट ब्लैक मोटरसाइकिल को धकेलते हुए बाहर ला रहा था। उसके एक हाथ के नीचे हेलमेट दबा हुआ था, जबकि दूसरा हेलमेट बाइक के विंग मिरर पर लटका हुआ था। ये लो, और हेलमेट इनू की तरफ उछाल दिया। रुको जरा, इनू ने हेलमेट पकड़ते हुए कहा, हम इस चीज पर जाने वाले हैं, इस मौत के जाल पर। मौत का जाल? ब्लेक ने अपनी मोटरसाइकिल की तरफ देखते हुए दोहराया। तुम हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते हो, और तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है। यह कहते हुए वह लगभग हंस पड़ा। बाहर से देखने पर इनू ऐसा लगता था जैसे उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन सच में कई ऐसी चीजें थी जो उसे काफी परेशान करती थी। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, ब्लेक ने समझाया। काफी ऑल्टर्ड हंटर्स मोटरसाइकिल्स चलाते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग कंडेंस्ड सिटीज में रहते हैं, इसलिए यहां ट्रैफिक बहुत खराब होता है। सोचो, अगर तुम्हें किसी की मदद के लिए जल्दी पहुंचना हो और तुम कार में फंसे रहो, लेकिन इस पर तुम तुरंत वहां पहुंच सकते हो। हेलमेट पहनकर इनू बाइक के पीछे बैठ गया और ब्लेक की कमर को कसकर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा तुम मुझे देखकर खुश हो या सिर्फ डर के मारे पकड़े हुए हो, ब्लेक ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। चुप रहो, इनू ने जवाब दिया। वैसे ये मीटिंग किस बारे में है? मेरे साथ क्या होने वाला है? सच कहूं, मुझे भी नहीं पता। आमतौर पर क्योंकि तुम मेरे अप्रेंटिस हो, मैं तुम्हें बेस पर कभी भी ले जा सकता हूं ताकि तुम अपना वेपन ले सको। लेकिन इस बार उन्होंने सबको बुलाया है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बाइक की आवाज तेज हुई और ब्लेक निकल पड़ा।
पीछे बैठा इनू और भी कसकर पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। लगता है हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है, ब्लेक ने मन ही मन सोचा। फिर भी पता नहीं इस बार फादर से मुलाकात होगी या नहीं। जब से एशन आया है मैंने उससे काफी कुछ सीखा है। ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन एक ऐसा संगठन था जिसमें कई कैप्टन्स होते थे जो पूरे सिस्टम को चलाने में मदद करते थे। कैप्टन बनने के लिए कम से कम 5 स्टार हंटर होना जरूरी था। उन सबके ऊपर एक हेड होता था जो उस देश के सभी ऑल्टर्ड हंटर्स का प्रभारी होता था। इसका मतलब था कि अलग अलग देशों में अलग अलग हेड्स मौजूद थे। लेकिन ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन का असली लीडर वह व्यक्ति जिसने इसे शुरू किया था, जिसने सबसे पहले ऑल्टर्ड हंटर्स को इक्विपमेंट और फंडिंग दी थी, उसकी पहचान अब भी एक रहस्य थी। एक देश में कैप्टन्स और हेड जिसका नाम एडवर्ड था एक साथ इकट्ठा हुए थे। वे एक हल्के अंधेरे कमरे में खड़े थे जहां बीच में एक पत्थर की मेज थी। कमरे में यहां वहां कुछ लाइट सोर्सेस थे, लेकिन फिर भी एडवर्ड ने अपनी आंखों पर सनग्लासेस पहन रखे थे। क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स की रिपोर्ट्स लगातार बढ़ रही हैं, एक कैप्टन ने कहा, और हमें अब तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन है। हम सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी कॉरपोरेशंस में से कोई लोअर टियर सिटीज में किसी नए सोल्यूशन का टेस्ट कर रही है। हाँ, दूसरे कैप्टन ने कहा, यह सोल्यूशन कई जगहों पर पाया गया है, एनआईआरवी में, डार्क गिल्ड में और भी कई जगहों पर। जो लोग इससे क्रेज्ड हो रहे हैं उनके ट्रेट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ये नेचुरल क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स जैसे नहीं हैं। शुरुआत में वे कमजोर थे, एक और कैप्टन बोला, लेकिन अब हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वे और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। हमें इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसी वजह से मैंने ये मीटिंग बुलाई है, एडवर्ड ने कहा। स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, इतनी कि व्हाइट रोज भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जबकि पहले वे ऐसे मामलों को समझने में काफी देर लगाते थे। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक आसान तरीका है। मेरा मानना है कि हमारे पास कई टैलेंटेड ऑल्टर्ड हंटर्स हैं, लेकिन उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं है। स्टार सिस्टम अच्छा मोटिवेशन है ताकि लोग स्ट्रांग बने। इससे से जो बेहतर परफॉर्म करते हैं उन्हें बेहतर इक्विपमेंट मिलता है। लेकिन मौजूदा हालात में यह प्रोसेस बहुत धीमा है, इसीलिए आज मैंने सबको यहां बुलाया है। एडवर्ड ने कमरे में खड़े सभी कैप्टन्स की तरफ देखा। आज एक स्टार असेसमेंट होगा। जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। चलो देखते हैं हमारे ग्रुप में असली टैलेंट कौन है। मोटरसाइकिल की राइड ने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा लंबी लगी, शायद इसलिए क्योंकि पूरे रास्ते वह अपनी जान बचाने के डर में ब्लेक को कसकर पकड़े बैठा था। हर सेकंड उसे बस यही लग रहा था कि जल्दी से जल्दी इस बाइक से जाए, लेकिन ऐसा लगा था कि ब्लेक को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह दूसरी कार्स के पास से तेजी से निकलता जा रहा था। आखिरकार वे रुक गए। वे दोनों शहरों के बीच वाले इलाके में थे। मोटरसाइकिल एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और वहां से नीचे वही रास्ता साफ दिखाई दे रहा था जिससे वे आए थे। वह एक घुमावदार मिट्टी वाली सड़क थी जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यह जगह सच में ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग हो। मुझे लगता है यह सुनकर तुम खुश होगे, लेकिन अब बाकी रास्ता हमें पैदल जाना होगा, ब्लेक ने कहा। नीचे जाने की बजाय उन्हें और ऊपर चढ़ना था। आगे बढ़ते हुए वे एक गेट के पास से गुजरे जहां कुछ आदमी गार्ड बनकर खड़े थे। उन सब ने काले मास्क पहन रखे थे जिनमें सिर्फ आंखों के लिए छेद थे। लगता है अब जब खुले में ऑल्टर्ड हंटर्स दिख रहे हैं तो हम सही जगह पर हैं, इनू ने सोचा। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि और भी लोग ऊपर जा रहे थे। ये अलग अलग तरह के लोगों का मिश्रण था। कुछ लोग अपने हंटर मास्क पहनकर चेहरा छुपाए हुए थे, जबकि कुछ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ब्लेक और इनू ने भी मास्क नहीं पहना था। यह देखकर इनू को एहसास हुआ कि आम लोगों में से असली हंटर को पहचानना कितना मुश्किल है। यहां जवान भी थे, बूढ़े भी, महिलाएं भी थी और पुरुष भी। कुछ लोग बहुत फिट और तैयार दिख रहे थे, लेकिन कुछ के पेट बाहर निकले हुए थे और वे बिल्कुल साधारण लग रहे थे। गैंग में लगभग हर कोई मजबूत और एथलेटिक होता था। ऑल्टर्ड बनने के लिए भी किसी को सबसे बेहतर होना पड़ता था, लेकिन यहां मामला अलग था। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इन्हें को समझ नहीं आया कि वह क्या देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह तो बिल्कुल नहीं। यहां पहाड़ों के बीच पूरा का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। इन्हों ने जोर से कहा। बिल्डिंग छोटी बिल्कुल नहीं थी, वह सीधे पहाड़ के अंदर बनी हुई थी। बाहर से मजबूत ग्रे कंक्रीट और बड़े पिलर्स लगे हुए थे। वह किसी मॉडर्न फोर्ट्रेस की तरह लग रही थी।
हमारे कई बेसिस ऐसे ही होते हैं, इसलिए हैरान मत होना, ब्लेक ने समझाया। कई बड़े लैंडमार्क्स ऐसे हैं जो मैप या जीपीएस में भी नहीं मिलते। यह शायद बड़े बेसिस में से एक है, क्योंकि इस बार सबको यहां बुलाया गया है। चारों तरफ देखते हुए इनू ने पाया कि हजारों लोग टनल जैसे एंट्रेंसेस से अंदर जा रहे थे। ब्लेक और इनू भी उसी भीड़ के साथ अंदर चले गए। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वे किसी विशाल पैलेस में आ गए हों। कमरा लगभग खाली था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फर्श किसी चिकने पत्थर से बना हुआ था। अंदर का माहौल भी ठंडा था। छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में खो जाती थी और आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं पाती थीं। मुझे खुशी है कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद तुम अभी भी मजबूत दिख रहे हो। दोनों ने अचानक पीछे से एक आवाज सुनी। वे तुरंत मुड़े। इन्नू को तो यह भी महसूस नहीं हुआ था कि कोई उनके पास आ गया है। यह अजीब था, क्योंकि जब वे खुद चलते थे तो कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती थी। फादर, आपको स्वस्थ देखकर अच्छा लगा, ब्लेक ने झुककर कहा। ब्लेक को ऐसा करते देखकर इनू भी झुक गया। क्या ब्लेक अपने पिता के सामने ऐसा बिहेव करता है? यह तो ज्यादा फादर और सन जैसा रिश्ता नहीं लग रहा। हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं। शायद ऑल्टर्ड हंटर्स में यही तरीका होता हो। जब इनू ने सिर उठाया तो उसने देखा कि बूढ़े आदमी की आंखें सीधे उसी पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी आत्मा तक देख रही हों। मुझे अंदाजा है कि यह तुम्हारा अप्रेंटिस होगा, ओजाकस ने कहा। मुझे खबर मिली थी कि तुमने किसी को अप्रेंटिस बनाया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना छोटा होगा। ओजाकस के शक करने की वजह भी थी। ऑल्टर्ड हंटर्स अगर इतनी कम उम्र में भर्ती होते थे, जैसे ब्लेक हुआ था, तो आमतौर पर वह फैमिली के जरिए होता था। इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट मिलना बिना सही ट्रेनिंग के बहुत ही दुर्लभ था। इसने असेसमेंट पास कर लिया है, ब्लेक ने शांत आवाज में कहा। यह हमें निराश नहीं करेगा और हमारे फैमिली नेम को भी खराब नहीं करेगा। ब्लेक को लगा कि उसके पिता को यही चिंता होगी। क्योंकि इनू उसका अप्रेंटिस था, इसलिए उसके एक्शंस उनके फैमिली की रेपुटेशन को भी प्रभावित करेंगे। खैर, आज कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, ओजाकस ने कहा। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बता सकता, वरना तुम्हें दूसरों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। वह थोड़ा रुका। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को अपना कंपेटिटर समझो। इतना कहकर ओजाकास चला गया। काफी समय बाद पिता पुत्र मिले थे। ब्लेक के पिता लंबे समय से घर भी नहीं आए थे, और फिर भी उनकी पूरी बातचीत बस इतनी ही थी। इन्होंने ब्लेक के चेहरे पर एक दर्द भरी झलक देखी। लगता है हर किसी के अपने फैमिली इश्यूज होते हैं, उसने सोचा। और मुझे अपने परिवार के लिए लड़ना है। अब ग्रैंड हॉल में और भी लोग आने लगे थे। कमरा धीरे धीरे भीड़ से भरने लगा। हे, मुझे लगता है मैं एशन को ढूंढने की कोशिश करता हूं, इन्होंने कहा। उसे हेलो बोलना है। अगर हम अलग हो गए तो शायद खो जाएंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। मीटिंग शुरू होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। ब्लेक कुछ कह पाता उससे पहले ही इन्नू दौड़ते हुए भीड़ में गायब हो गया। भीड़ के बीच देखते हुए इन्नू ने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग स्लीवलेस शर्ट्स पहने हुए थे, ताकि उनकी बाजुओं पर बने स्टार साफ दिखाई दें। उसे पता था कि एशन एक 5 स्टार हंटर है, इसलिए उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। छोटे कद का आदमी। उसने काला स्लीवलेस हुडी पहना हुआ था और उसकी पीठ पर 2 स्वॉर्ड्स टंगे हुए थे। उसके चेहरे के निचले हिस्से पर मास्क था, बिल्कुल किसी निंजा की तरह। लेकिन इनू को इन सब बातों से मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ उस आदमी की बाजू पर बने 5 स्टार्स पर थी। एक्सक्यूज मी सर, इनू ने झुककर कहा और फिर सिर उठाया। क्या आप मेरी किसी को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? उस आदमी ने इनू की तरफ देखा। वह थोड़ा हैरान था कि कोई अनजान व्यक्ति यूं ही उसके पास आ गया। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, उसने कहा। क्या तुम नए हो? तुम्हारे कितने स्टार्स हैं? मैं तो बस अप्रेंटिस हूं, इनू ने जवाब दिया। इसलिए मेरे पास कोई स्टार नहीं है। यह सुनते ही वह आदमी जैसे जाने के लिए मुड़ने लगा। इनू ने तुरंत महसूस कर लिया। रुको, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं उसे आप जरूर जानते होंगे। वह भी एक 5 स्टार हंटर है, एशन। यह नाम सुनते ही आदमी रुक गया। वह फिर से मुड़ा और इनू की तरफ देखने लगा। तुम्हें एशन से क्या काम है? असल में उसने मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दी थी, इनू ने ईमानदारी से कहा। इसलिए मैं उससे मिलकर पूछना चाहता था कि वह मेरी प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचता है।
उसे लगा इसमें कोई नुकसान नहीं है। आखिर यहां मौजूद सभी लोग ऑल्टर्ड हंटर्स ही थे। एशन का कोई स्टूडेंट? मैंने पहले कभी नहीं सुना, उस आदमी ने मन ही मन सोचा। फिर उसने इनू की तरफ देखा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह बताना पड़ रहा है, बच्चे। उसकी आवाज गंभीर थी। एशन मर चुका है। इनू को समझ नहीं आ रहा था कि यह 5 स्टार हंटर उससे मजाक कर रहा है या नहीं। आखिरकार एशन ने उसे अपनी ताकत की सिर्फ झलक ही दिखाई थी, लेकिन वही झलक भी काफी थी। वह सिर्फ बेहद स्किल्ड ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर ची की जबरदस्त शक्ति भी थी, और साथ ही एक सुपरनैचुरल एबिलिटी भी। इन्हों ने बस उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी, लेकिन एक 5 स्टार हंटर होने के नाते उसने जरूर सैकड़ों ऑल्टर्स को हराया होगा। तो फिर इतना ताकतवर इंसान बिना किसी खबर के कैसे मर सकता था? सच तो यह था कि आम जनता ऑल्टर्ड हंटर्स को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, और जब भी कोई हंटर पकड़ा जाता या मारा जाता, तो वह खबर टीवी पर जरूर दिखाई जाती। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हंटर होता, उतने ही ज्यादा समय तक मीडिया उसके बारे में बात करता। लेकिन जब इनू ने उस हंटर के चेहरे की तरफ देखा, तो उसे वहां सिर्फ दर्द और गहरा दुख दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने किसी बहुत करीबी परिवार के सदस्य को खो दिया हो। यह वही भाव था जिसे इन्नू अच्छी तरह पहचानता था। उसे केविन और सूजन के चेहरों पर भी यही भाव देखने को मिला था। क्रेज्ड ऑल्टर्ड वाले इंसिडेंट के बाद से ये ये कैसे हो सकता है? इनू ने धीमी आवाज में पूछा। क्या किसी ऑल्टर्ड ने उसे मार दिया? हालांकि इनू एशन को ज्यादा समय से नहीं जानता था, फिर भी वह उसे अपने मेंटर की तरह मानता था। एशन ने उसे मजबूत बनने का रास्ता दिखाया था, ताकि वह अपने दोस्तों से पीछे न रह जाए। कम से कम इतना तो वह करना चाहता था कि उसकी मौत का बदला ले सके। हालांकि उसे खुद भी शक था कि वह इतना ताकतवर है या नहीं कि उस इंसान का सामना कर सके जिसने एशन को हराया। निंजा जैसे कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं हुआ, उसने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई ऑल्टर्ड इतना ताकतवर होगा कि एशन जैसे इंसान को मार सके? तो फिर कैसे? इनू लगभग चिल्ला पड़ा। वह कैसे मरा? आसपास खड़े लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन वे इनू को नहीं, उसके पास खड़े आदमी को देख रहे थे। क्या वह द फैंग नहीं है? यह लड़का पागल है क्या? उससे इस तरह बात कर रहा है। शायद ऑटोग्राफ मांगा होगा और मना कर दिया होगा। 5 स्टार हंटर का ऑल्टर्ड हंटर कम्युनिटी में मशहूर होना आम बात थी, लेकिन इनू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस जवाब चाहिए थे। दिलचस्प, फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लगता है तुम और एशन काफी करीब थे। अगर उसने तुम्हें अपने बारे में यह तक नहीं बताया। उसने कंधे उचकाए। यह बिल्कुल एशन की तरह है। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हम सभी ऑल्टर्ड हंटर्स जानते हैं कि एक दिन ड्यूटी करते हुए हमारी मौत हो सकती है, लेकिन एशन को तो यह पता था कि वह हम में शामिल होने से पहले ही मरने वाला है। इन्नू की आंखें फैल गईं। उसे बचपन से ही ब्रेन ट्यूमर था, फैंग ने बताया। डॉक्टर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। शायद उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना है कि उसकी मजबूत बॉडी और स्किल्स ने उसे ज्यादा समय तक जिंदा रखा। दुर्भाग्य से सालों के साथ उसकी हालत और खराब होती गई। असल में एक ही तरीका था जिससे वह बच सकता था, अगर वह खुद ऑल्टर्ड बन जाता। ऑल्टर्ड बनने के बाद उसका शरीर नेचुरली उस ट्यूमर से लड़ सकता था। फैंग थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन एशन कभी इसके लिए तैयार नहीं होता। उसका मानना था कि ऑल्टर्ड बनना बहुत बड़ा रिस्क है, और वह अपनी जिंदगी एक इंसान के रूप में ही खत्म करना चाहता था। इनू पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एशन की मौत इस तरह होगी। इतना खतरनाक काम करने वाला हंटर, और उसकी मौत किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि बीमारी से हुई। उसके अंदर जमा गुस्से को निकालने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं था। न कोई टारगेट, न कोई इंसान जिस पर वह दोष डाल सके। उसे बस उस गुस्से को अपने अंदर दबाकर रखना पड़ा। इसी दौरान एशन के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल उसकी यादों में लौटने लगे। अब अचानक सब बातें जुड़ने लगी थीं। वह बार बार कहता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने सोचा था वह ट्रेनिंग की बात कर रहा है, लेकिन क्या वह अपने बारे में बात कर रहा था? अचानक इनू को एक और याद आई। एशन की स्लीव पर खून लगा हुआ था। उस समय इनू ने सोचा था कि वह शायद रास्ते में हुई किसी लड़ाई की वजह से होगा, लेकिन अब सोचने पर वह खून काफी ताजा लग रहा था। इसका मतलब शायद वह उसी समय दर्द में था, और फिर भी वह इनू को ट्रेनिंग दे रहा था। उसे कितना दर्द हो रहा होगा?
और उसने अपने आखिरी समय में मुझे ही क्यों चुना? इनू ने सिर झुकाकर पूछा। क्या एशन का कोई फैमिली या रिलेटिव था? फांग ने सिर हिलाया। कोई नहीं। अब फैंग समझ गया था कि वह इस लड़के को इससे ज्यादा जवाब नहीं दे सकता। वह आगे बढ़ा और कमरे के सामने बने छोटे स्टेज की तरफ चला गया। मीटिंग शुरू होने वाली थी। यह बात साफ थी क्योंकि एडवर्ड अंदर आ चुका था और हमेशा की तरह उसने अंदर भी सनग्लासेस पहन रखे थे। वह हॉल के सामने खड़ा था। उसके पीछे 6 5 स्टार हंटर्स खड़े थे, जिनमें फैंग भी शामिल था। उनके सामने 4 स्टार हंटर्स लाइन में खड़े थे। लगभग 50 के आसपास वे 2 कतारों में पूरे कमरे में फैले हुए थे, जिनमें ब्लेक के पिता भी शामिल थे। क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? ब्लेक ने लौटकर आए इनू से पूछा। नहीं। इनू की आवाज धीमी थी। एशन मर चुका है। यह सुनकर ब्लेक भी हैरान रह गया। वह भी इनू की तरह स्तब्ध था। असल में वह भी उस ऑल्टर्ड हंटर को धन्यवाद देना चाहता था जिसने उनकी मदद की थी। पागलपन है ना? इनू ने झुंझलाकर कहा। इतना बड़ा हंटर और ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर गया। मैं बदला भी नहीं ले सकता क्योंकि लड़ने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं है, ब्लेक ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर भी एक काम है जो तुम कर सकते हो। इनू ने उसकी तरफ देखा। क्यों न तुम एशन की याद को जिंदा रखो, उसकी टीचिंग्स दूसरों को सिखाकर। चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन तुम उसके अप्रेंटिस थे। जरूर उसने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया होगा जो दूसरों के काम आ सकता है। सोचो, अगर तुम उसकी लेगेसी आगे बढ़ाओगे तो वह कई लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा रहेगा। ब्लेक को नहीं पता था कि एशन ने इनू को क्या सिखाया था और इनू को यह सीक्रेट भी रखना था। लेकिन अब एशन नहीं था। शायद सच में वही अकेला इंसान था जो उस पावर के बारे में जानता था। शायद वह इसे आगे बढ़ा सकता था। इनू ने हल्की मुस्कान दी। थैंक्स ब्लेक। मुझे खुशी है कि तुम सिर्फ एक प्रिटी बॉय नहीं हो। ब्लेक हंस पड़ा। तो तुम मुझे प्रिटी बॉय समझते हो? यह सुनते ही इनू ने उसके हाथ पर मुक्का मार दिया। इतना अटेंशन मिलने के बाद भी क्या उसे खुद पता नहीं था? तभी अचानक पूरे हॉल में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी। सभी लोग ध्यान दें। यह एडवर्ड था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों के कान लगभग फटने वाले थे। सिर्फ आवाज से ही उसकी ताकत महसूस हो रही थी। आज का दिन ऑल्टर्ड हंटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, एडवर्ड ने कहा। शायद यह दिन हमारी हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। उसने पूरे हॉल में खड़े हजारों हंटर्स की तरफ देखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यान से सुने।